नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो खैर शुरू तो हुई थी सिर्फ व्यापार के लिए, लेकिन इसने देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप मतलब भारत और दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? हम यही जानेंगे कि यूरोपीय शक्तियां भारत आईं क्यों और कैसे सिर्फ मसालों की खोज ने इतने बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव रख दी। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य से, फिर देखेंगे डचों का मसाला व्यापार और उसके बाद समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने एक खास रणनीति के साथ सबको पीछे छोड़ा। एक एक करके हर पड़ाव को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत पर कब्जे की ये दौड़ आखिर शुरू कैसे हुई और इसे जीता किसने। तो ठीक है, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और उस एक सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल ये है कि आखिर यूरोपीय जहाज़ों को हजारों मील दूर समंदर पार करके भारत आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें नई जगह खोजनी थी। नहीं, असली वजह छिपी है एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल में। एक ऐसी घटना जिसने पूरब और पश्चिम के बीच की जो इकोनॉमिक लाइफलाइन थी, उसे एक झटके में काट दिया था। मतलब सदियों से सब ठीक चल रहा था। यूरोप और भारत के बीच जमीन और समुद्र के रास्ते व्यापार बड़े आराम से हो रहा था। लेकिन फिर 1453 में एक तरह का भूचाल आ गया। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब ये वो जगह थी जहां से सारे रास्ते गुजरते थे। तो अचानक हुआ ये कि यूरोप तक सामान पहुंचाने वाले पुराने रास्ते बंद हो गए। सारा का सारा मुनाफा इटली के व्यापारियों की जेब में जाने लगा। अब बाकी यूरोप क्या करता? उनके पास एक ही रास्ता बचा था, समंदर के रास्ते भारत तक एक नया सीधा रूट खोजना। और ठीक इसी मौके पर दो बड़ी चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों का पैसा और पावर, और दूसरी तरफ जहाज चलाने की नई नई टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर वास्को डी गामा जैसे एक्सप्लोरर्स को पैसा दिया, जहाज दिए और भारत भेज दिया। बस इसी एक कदम ने हमेशा के लिए दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल डाला। तो इस दौड़ में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। नहीं, उनका इरादा तो पूरे के पूरे महासागर पर कब्जा करने का था। जरा इस नंबर को देखिए, 60 गुना। इसका मतलब ये है कि वास्को डी गामा ने अपनी पहली ही यात्रा पर जितना खर्च किया था, उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। अब सोचिए, जब ये खबर यूरोप में फैली होगी तो क्या हुआ होगा? हर कोई, हर देश भारत की इस दौलत का हिस्सा बनना चाहता था, फिर चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो जैसा मैंने कहा, पुर्तगालियों का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, उनका प्लान था पूरे हिंद महासागर पर राज करना। इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था कि समुंदर पर हमारा कब्जा होगा। कैसे? अपनी शक्तिशाली तोपों वाले जहाजों के दम पर। उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसे कार्टेज कहते थे। ये एक तरह का लाइसेंस था। मतलब अगर किसी और देश के जहाज को इस समुंदर से गुजरना है तो उन्हें पुर्तगालियों को पैसा देना पड़ेगा। नहीं दिया तो जहाज लूट लिया जाएगा। सीधी सी बात। ये टाइमलाइन उनकी कहानी को साफ साफ दिखाती है। देखिए, 1498 में वास्को डी गामा आया और सिर्फ 12 साल बाद 1510 में उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लगभग 100 साल तक उनका दबदबा रहा, लेकिन फिर 1630 के बाद दूसरी यूरोपीय ताकतें और भारत की स्थानीय शक्तियां उन्हें चुनौती देने लगी और उनका पतन शुरू हो गया। लेकिन देखिए, भले ही उनका साम्राज्य सिकुड़ गया, पर पुर्तगालियों का असर भारत पर बहुत गहरा पड़ा। जरा सोचिए, आज हमारे खाने में आलू, टमाटर और मिर्च के बिना क्या मजा है? ये सारी चीजें वही लाए थे। ये कितना बड़ा बदलाव था। और सिर्फ यही नहीं, 1556 में उन्होंने गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई, जिससे जानकारी और ज्ञान के फैलने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो पुर्तगालियों के बाद मैदान में आए डच, और इनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसी पावर थी जिसका ध्यान जमीन जीतने पर कम और एक बहुत ही खास और बहुत ही मुनाफे वाले बाजार पर कब्जा करने पर ज्यादा था। डचों का टारगेट बिल्कुल साफ था, पुर्तगालियों को यहां से हटाओ और मसालों के पूरे व्यापार पर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली बना लो। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर लगाया।
और कुछ समय के लिए वो इसमें कामयाब भी हुए। मसालों के साथ साथ उन्होंने कपास, रेशम और नील के व्यापार पर भी अपना दबदबा बनाया। लेकिन सिर्फ व्यापार पर फोकस करना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्यों? क्योंकि उनका सामना एक ऐसी नई ताकत से हुआ जिसके इरादे सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि राज करना थे, और वो थे अंग्रेज। 1759 में एक लड़ाई हुई, बेदरा की लड़ाई। बस इस एक लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। इस एक हार ने भारत में डच लोगों के सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। इनका तरीका तो सबसे अलग था। वो मिलिट्री पावर, चालाक डिप्लोमेसी और एक लंबी सोची समझी रणनीति, इन सब का एक परफेक्ट मिक्सचर थे। अंग्रेजों का तरीका वाकई में दूसरों से बहुत अलग था। वो सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे नहीं आए, बल्कि एक पूरे प्लान के साथ आए। देखिए, पहला कदम क्या था? 1600 में अपनी रानी से व्यापार करने का एक कानूनी अधिकार लिया, जिसे कहते हैं रॉयल चार्टर। दूसरा कदम, 1612 में समंदर में पुर्तगालियों को हराया, और ये जीत उन्होंने मुगल बादशाह को दिखाई, ये साबित करने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं। और बस इस एक जीत ने उनके लिए डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे खोल दिए। अब ये जो दस्तावेज था, ये अंग्रेजों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उन्हें एक फरमान दिया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक कागज ने उन्हें बंगाल जैसे अमीर राज्य में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी आज़ादी दे दी। एक ऐसी आज़ादी जो किसी और को नहीं मिली थी, और ये ही उनके आर्थिक साम्राज्य की पहली सबसे मजबूत नींव बनी। और ये टेबल तो उनकी चालाकी को और भी साफ दिखाती है। देखिए कैसे उन्होंने अपने 3 सबसे बड़े सेंटर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता को हासिल किया। शुरुआत में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। मद्रास लीज पर लिया, बॉम्बे दहेज में मिला और कलकत्ता की जमींदारी खरीद ली। मतलब उन्होंने बड़े ही चतुर तरीकों से लोकल सिस्टम का ही हिस्सा बनकर अपनी जड़ें जमाई। लेकिन रुकिए, अंग्रेज अभी भी पूरी तरह अकेले नहीं थे। चलिए जल्दी से उन आखिरी 2 यूरोपीय ताकतों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो इस खेल में उतरी। तो एक तरफ थे डेन्स या डेनिश लोग। उन्होंने कुछ ट्रेडिंग पोस्ट तो बनाए, लेकिन वो इस बड़ी रेस में टिक नहीं पाए और 1845 में अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। लेकिन दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी। ये सबसे आखिर में आए, पर अपनी सरकार के पूरे सपोर्ट के साथ आए, और यही अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी और सबसे आखिरी चुनौती बने। तो अब मंच तैयार था। मैदान में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी बचे थे, ब्रिटेन और फ्रांस, और उनकी पुरानी दुश्मनी अब यूरोप से निकलकर भारत की जमीन पर लड़ी जाने वाली थी। कर्नाटक में जो लड़ाइयां हुईं, वही ये तय करने वाली थीं कि भारत पर राज कौन करेगा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें, तो ये सिर्फ व्यापार की होड़ नहीं थी, ये व्यापारियों के शासक बनने का सफर था। इन करीब 250 सालों में भारत में ताकत का मतलब ही बदल गया। अब सत्ता सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि व्यापार, पैसा और डिप्लोमेसी से जीती जा रही थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर व्यापारियों की एक अकेली कंपनी, जिसने बस एक ट्रेडिंग चार्टर से शुरुआत की थी, वो एक पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे बना पाई? ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस करने वाली कंपनी से एक हुकूमत करने वाली ताकत कैसे बनी? ये एक अलग ही कहानी है, और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी व्यापार और जीत एक ही चीज बन जाते हैं।